आज नेपाल के अंदर राजतंत्र लाने की बात चल रही है और जो लोग राजतंत्र को सपोर्ट कर रहे हैं और जो लोग राजतंत्र को लाना चाह रहे हैं उसके लिए एहतजाज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका भी यही मकसद है कि मुल्क के अंदर नाइंसाफ़ी ख़त्म हो, जुल्म ख़त्म हो, मुल्क के अंदर डेवलपमेंट हो, मुल्क के अंदर करप्शन ख़त्म हो। उनका भी यही मकसद है। और जब राजतंत्र को ख़त्म किया गया था और डेमोक्रेसी को लाया गया था, उस वक्त भी जो लोग डेमोक्रेसी को लाने वाले थे, यानी हम ही लोग आवाम थे, सारे नेपाली लोग उसमें शामिल थे, तो राजतंत्र को ख़त्म करने में भी हमारा यही दलील थी। हमारा यही मानना था कि हम राजतंत्र को ख़त्म करके यहाँ पर अमन लाएंगे, सुकून लाएंगे, सड़कें बनवाएंगे, डेवलपमेंट करेंगे, नौकरियाँ लाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा नहीं हुआ। जबकि अगर नेपाल की तारीख को अगर आप देखें, 1996 से 2006 तक मुल्क अनस्टेबल रहा। माओवादी ने न जाने कितने लोगों के घर जलाए, कितने लोगों के घर तोड़े, 17,000 से ज़्यादा लोग मारे गए, पुलिस चौकियां जलाई गई, रोड तोड़े गए, पुल तोड़े गए। आखिर उन्होंने एहतजाज क्यों किया था? आखिर उन्होंने ये प्रोटेस्ट और ये नुकसान क्यों पहुंचाया था? इसीलिए कि उनको ये दिख रहा था कि जो राजतंत्र 240 साल से चला आ रहा है, उसके अंदर डेवलपमेंट नहीं हुआ है, उसके अंदर नाइंसाफ़ी हो रही है, उसके अंदर जुल्म हुआ है, उसके अंदर बेहतरी नहीं आई है। इसलिए उन्होंने और सारे नेपाल के लोगों ने या चंद लोगों ने साथ दिया इसमें। फिर उसके बाद 2008 के अंदर राजतंत्र को ख़त्म किया गया और 2008 से लेकर 2015 तक 7 साल तक मुल्क अनस्टेबल रहा। इन 7 सालों के अंदर 10 प्राइम मिनिस्टर बने और गए, आए गए, यानी 7 साल के अंदर 10 प्राइम मिनिस्टर तब्दील हुए। बताइए, एक साल भी एक प्राइम मिनिस्टर ने कंप्लीट नहीं किया। इससे क्या पता चला कि मुल्क अनस्टेबल रहा, मुल्क के अंदर सिविल वार छिड़ा रहा, न जाने कितने लोगों की जान गई। फिर 2015 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन बना और उस कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद भी लड़ाइयाँ हुई, एहतजाज हुए, जिसमें 50 से ज़्यादा लोग मारे गए। उसके अंदर पुलिस भी मारे गए, आम लोग भी मारे गए। फिर 2015 के अंदर इंडिया की तरफ से नाकाबंदी शुरू हुई, जिसके अंदर माशी एतबार से नेपाल पीछे गया, नेपाल को नुकसान हुआ। फिर मुल्क थोड़ा आगे बढ़ा तो कोरोना वायरस आ गया। 19 का कुछ हिस्सा, फिर 20-21 हम लोग कोरोना वायरस में लगे रहे। इस कोरोना वायरस ने भी हमारे मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचाया, बहुत ज़्यादा। इसके अंदर हमारी तिजारत भी ख़राब हुई, हमारी एजुकेशन भी ख़राब हुई, हम खुद यहाँ की पब्लिक को नुकसान हुआ बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद आज 2025 है, तो अगर 1996 से लेकर 2025 तक के अगर आप नेपाल के गवर्नमेंट को देखें या नेपाल के सिस्टम को देखें, नेपाल के निज़ाम को देखें, तो वो अनस्टेबल ही रहा। इन अयाम में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपनी ऐसी हुकूमत नहीं बना पाई जिन्होंने 5 साल पूरा किया हो। और ये कुदरती आफतें भी आती रही, कोरोना वायरस जैसा। फिर 2015 के अंदर जो हमारा प्रोटेस्ट जारी रहा, उसके अंदर जो नाकाबंदी हुई, उससे भी हमारा मुल्क को नुकसान हुआ। फिर माओवादी के जरिए से जो 10 साल तक सिविल वार छिड़ा रहा, उसके अंदर हमारा नुकसान हुआ। तो अगर देखें कि आपने 240 साल जो राजतंत्र निज़ाम था, उनका जो सिस्टम था, उनको ख़त्म किया था। फिर उसके बाद आपने फेडरल डेमोक्रेसी आपने लाया अपने मुल्क के अंदर, डेमोक्रेसी को आपने लाया। तो आपको नहीं लगता कि अगर फिर एक और निज़ाम को अगर आप तब्दील करना चाहते हैं, फिर आप राजतंत्र लाना चाह रहे हैं, तो उसके अंदर भी इसी तरह सिविल वार छिड़ेगी, उसके अंदर भी लोगों का ये नुकसान होगा, उसके अंदर भी काट मार होगा, उसके अंदर भी बड़े बड़े धरने चलेंगे, घरों को तोड़ा जाएगा, जलाया जाएगा, लोगों को मारा जाएगा, प्रोटेस्ट होंगे, हुकूमत की तरफ से गोली चलेगी, इधर से कार्रवाई होंगी, पत्थरें चलेंगी, नुकसान तो दोनों तरफ का होगा। तो क्या ये बेहतर नहीं है नेपाल के लोगों के लिए कि जो निज़ाम और जो सिस्टम आप ही लोगों ने लाया है, यानी पूरे नेपाल के लोगों ने ही मिलकर लाया है,
डेमोक्रेसी को, उसी के अंदर जो करप्शन है, जो नाइंसाफी है, जो जुल्म है, जो अनडेवलपमेंट है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, उसके खिलाफ लड़ा जाए, यहाँ के सिस्टम को बेहतर बनाया जाए, न कि फिर हम एक और सिविल वार में कूद पड़े और फिर 10 साल तक फिर हम इसी तरह हमारा निजाम चलता रहे, फिर हम पीछे चले जाते रहे। मानते तो आप भी है ना कि चाहे जो भी निजाम हो, उसके अंदर फायदा उठाने वाले 1% ही लोग होते हैं। तो बेहतर यह होगा, और मेरा सुझाव यह है नेपाल के लोगों को, कि जो लोग राजतंत्र के मांग कर रहे हैं, जो लोग राजतंत्र का डिमांड कर रहे हैं, वो थोड़े से संजीदा हो और वो अपने पास्ट से सबक सीखे, अपने तारीख से सबक सीखे कि हमने जो हमारा 240 साल जो निज़ाम रहा है और फिर उसके बाद उसको ख़त्म करने के लिए जो हमने नुकसान उठाए हैं, उन सब को अपने दिमाग में रख के उन सब से सबक सीख कर वो आगे बढ़ने की कोशिश करें। और आगे बढ़ने का एक ही हल है, वो ये है कि जो आपका ये सिस्टम चल रहा है, जो आपका ये निज़ाम चल रहा है, जो आपका ये डेमोक्रेसी है, उसके अंदर आप पार्टिसिपेट करें, उसके अंदर पार्टिसिपेट करें, मुल्क को बेहतर बनाए, मुल्क को डेवलपमेंट करें, मुल्क को डेवलप करें, मुल्क के अंदर एजुकेशन बेहतर करें, ट्रांसपोर्ट बेहतर करें, एग्रीकल्चर बेहतर करें, सियाहत को आप अच्छा करें, टूरिज्म को आप अगर बताएं, अगर डेमोक्रेसी को ख़त्म करके राजतंत्र को लाने के लिए आप अगर इतना आसान समझ रहे हैं कि आज आपने कोशिश की कल बन गया, तो आप बिल्कुल सही नहीं समझ रहे, क्योंकि इसके अंदर भी एहतजाज होंगे, प्रोटेस्ट होंगे, कई साल लगेंगे। तो जिस मुल्क को आगे जाना चाहिए था वो तो फिर रुक जाएगा, टूरिज्म खत्म हो जाएगा, बाहर से आपको जो एड मिल रहा है वो खत्म हो जाएगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, आपके खुद मुल्क के अंदर जब सिविल वार छिड़ जाएगा तो आपका कारोबार चौपट हो जाएगा, ठप पड़ जाएगा, बच्चे पढ़ने नहीं जाएंगे, जाने जाएंगे, तो क्या फ़ायदा होगा। इसलिए सबके लिए बेहतर यही है कि आपने जो इस निज़ाम को, डेमोक्रेसी को लाया है, उसके लिए इतनी कुर्बानियां दी है, तो इसी को ठीक करें। जो करप्शन कर रहे हैं उनको हटाएं, आप एजुकेशन को आप प्राथमिकता दें, हाँ, और सब मिलकर, चाहे वो राजावादी हो, चाहे वो डेमोक्रेसी को मानने वाले हो, सारे लोग मिलकर इसी गवर्नमेंट को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। इसके अंदर अगर कोई नाइंसाफी है, इसके अंदर अगर जुल्म है, इसके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट है, इसके अंदर अगर अनस्टेबिलिटी है, इन सारी चीज़ों को ख़त्म करके इन सारी चीज़ों को बेहतर बनाए, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाए, एजुकेशन बेहतर बनाए, रोड बेहतर बनाए, फॉरेन से इन्वेस्टमेंट लाए, क्या अपनी एक्सपर्टीज को इसमें शामिल करें, इसके लिए कुर्बानियाँ दे। तो बेहतर यह है कि अपने इसके अंदर पार्टिसिपेट करें और सिस्टम में आकर इस निज़ाम को बेहतर करने की कोशिश करें। शुक्रिया।